जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ एके में। तो आज की क्लास के अंदर बेसिकली मैं आप लोगों को सुपरनोवा हाइपोथेसिस ऑफ हॉयल के बारे में पढ़ाने वाला हूं। और जो भी हमारे नए व्यूवर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी एक पूरी कंप्लीट सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं आपको सविंद्र सिंह राइटर के द्वारा लिखी गई पुस्तक फिजिकल ज्योग्राफी को पूरी तरह से कंप्लीट कराऊंगा चैप्टर वाइज, और इस तरह से समझाने का प्रयास करूंगा कि जब आप बुक पढ़ने जाओगे तो आपको किताब वो आसानी से समझ में आ जाए पढ़ते वक्त। और अभी तक हम आपका बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ रसल तक के टॉपिक को कवर करा चुके हैं। तो शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी देरी के। Supernova hypothesis of Hoyle. F. Hoyle, a mathematician of Cambridge University, presented his speculative theory known as supernova hypothesis in the year 1946। यानी कि F. Hoyle उन्होंने जो अपनी थ्योरी प्रेजेंट की थी सुपरनोवा हाइपोथेसिस, वो बेसिकली एक मैथमेटिशियन थे आपके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और जिस साल उन्होंने अपनी ये थ्योरी प्रेजेंट की थी वो साल था आपका 1946 थी। His hypothesis was based on the principle of nuclear physics and was described in his essay entitled Nature of the Universe। यानी इनकी जो सुपरनोवा हाइपोथेसिस थी उन्होंने बेसिकली एक बुक कह सकते हैं लिखी थी या ऐसे कह सकते हैं लिखी थी जिसका नाम था नेचर ऑफ द यूनिवर्स। उसी के अंदर ये आपकी सुपरनोवा हाइपोथेसिस या कह सकते हैं उसी का ये पार्ट था आपका सुपरनोवा हाइपोथेसिस, प्लस ये आपका न्यूक्लियर फिजिक्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड थी। अब बस इस समय आप बस इतना जान लो कि न्यूक्लियर फिजिक्स का मतलब ये हो गया, उनके प्रिंसिपल न्यूक्लियर फिजिक्स का मतलब सिंपल ये जान लो कि इसके अंदर हम बेसिकली छोटे छोटे जो आपके एटम्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो जो उनके ऊपर जो आपके प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं वही सेम प्रिंसिपल के आधार पे इन्होंने हॉयल ने अपनी सुपरनोवा हाइपोथेसिस दी थी। ठीक अकॉर्डिंग टू हॉयल इनिशियली देयर वेयर 2 स्टार इन द यूनिवर्स। यानी हॉयल के अकॉर्डिंग बेसिकली आपके 2 स्टार थे यूनिवर्स में, एक था आपका प्रिमिटिव सन और एक था आपका कंपेनियन स्टार। अगर यहाँ पे दिया 2 स्टार यूनिवर्स में पहले से प्रेजेंट थे तो ये आपके कौन से कॉन्सेप्ट के अंदर आएगा ये आप कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं आपको अपने प्रीवियस क्लासेस में 2-3 बार बता चुका हूँ कि ये अगर दिया रहता है कि यूनिवर्स हमारा जो सोलर सिस्टम है वो अगर किसी 2 बॉडी से बना तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, और अगर किसी एक बॉडी से बना तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं। ठीक, फिर आता है द कंपेनियन स्टार वॉज ऑफ जाइंट साइज एंड लेटर ऑन बिकेम सुपरनोवा ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन। यानी जो आपका कंपेनियन स्टार था वो साइज में बड़ा था और बाद में जाके एक सुपरनोवा बन जाता है ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन। सुपरनोवा को बेसिकली हम कहते हैं एक्सप्लोजन ऑफ स्टार को। सो यानी कि कोई हमारा तारा है, कोई हमारा स्टार है, जब वो एक्सप्लोड कर जाता है उसी को हम सुपरनोवा बोलते हैं। और यहाँ पे जो उन्होंने बताया जो सुपरनोवा बना था वो बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा होता है। ज़रूरी नहीं कि हमारा जो सुपरनोवा बनता है वो सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा ही बने, उसके पीछे कुछ और भी कारण हो सकते हैं। यहाँ उन्होंने कहा था ये एक स्पेसिफिक रीजन दिया था न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक, इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट एनर्जी विच इज एमिटेड बाई एनी स्टार इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट etc इज जनरेटेड बाय द प्रोसेस नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन माफ करिएगा। तो बेसिकली उन्होंने कहा था जो एक्सप्लोजन हुआ था न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से हुआ था। न्यूक्लियर रिएक्शन में हम कह सकते हो कि जो एटम्स में रिएक्शन होते हैं जो कंबाइन होने का या डिवीजन का, बेसिकली सिंपल न्यूक्लियर रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि उनमें जो रिएक्शन होते हैं उसी को हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। और इसके बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, एक आपका होता है न्यूक्लियर फिजन, एक होता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन का मतलब कह सकते हो विखंडन या डिवीजन कह सकते हो। यानी मान लीजिए कोई आपका एक एटम है और वो 2 पार्ट में अगर डिवाइड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली आपका न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं, FISSION। और अगर वो 2 एटम फिर आपस में लाइटर एलिमेंट क्या होंगे, अगर या 2 एटम आपस में अगर कंबाइन हो जाते हैं दोबारा और एक हैवी एलिमेंट का फॉर्म करते हैं, वही 2 एटम नहीं, मान लीजिए कोई भी 2 एटम हुआ आपका और कहीं कंबाइन कर जाते हैं और कोई हैवी एलिमेंट का एटम फॉर्म करते हैं जरूर, ठीक, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो उसको बेसिकली आपको जो स्टार होते हैं उनके अंदर क्या कहते हैं हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो होता क्या है, हाइड्रोजन आपका लाइटर एलिमेंट का एटम है। ठीक, तो होता क्या है 2 हाइड्रोजन मिल के आपके हीलियम फॉर्म करते हैं और वो हीलियम फॉर्म करते हैं और वो आपका एक हैवी एलिमेंट का एटम होता है।
वही यहाँ पे भी आपका लिखा है वेयर एन एटम ऑफ लाइटर एलिमेंट combine under intense heat and pressure to form atoms of higher element releasing vast amount of energy। और एक और बात, जो आपका न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ये एक नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं होता है, इसको होने के लिए आपको बेसिकली बहुत ही इंटेंस हीट चाहिए रहता है, बहुत और प्रेशर चाहिए रहता है, यानी कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा तापमान चाहिए रहता है न्यूक्लियर फ्यूजन होने के लिए, ठीक। और जो मैं आपको बताया हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है कि द स्टार जनरली कंटेन्स हाइड्रोजन, द हाइड्रोजन न्यूक्लियस स्लोली कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म हीलियम इन द प्रोसेस कंपेरेटिवली। एक मिनट, heavier element helium is formed and vast amount of energy is released। और प्लस एलिमेंट आपके फॉर्म होते हैं और उसके साथ साथ आपके एनर्जी भी रिलीज होते हैं, ठीक। जैसा कि आज हम सन के में देख सकते हैं कि उनमें जो हाइड्रोजन होते हैं वो कंबाइन करके आपके हीलियम फॉर्म करते हैं प्लस एनर्जी रिलीज करते हैं। एनर्जी आपको जितनी नहीं, एनर्जी कई फॉर्म में आपको सकते हैं, जैसे लाइट फॉर्म में हो गया, फिर आपका हीट फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक। और फिर होता क्या है, एक यहाँ पे अंतर था, द सेम टाइप ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन वॉज ऑल्सो गोइंग इन हॉयल प्रिमिटिव सन एंड द कंपेनियन स्टार, but the rate of nuclear fusion was many times greater in the core of companion star than the primitive sun। यानी जो कंपेनियन स्टार के सेंटर में न्यूक्लियर रिएक्शन जो हो रहा था वो बहुत ही रफ्तार से हो रहा था, और प्रिमिटिव सन के में जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा था वो बहुत ही धीरे हो रहा था। तो इसका रिजल्ट होता है कि विद पैसेज ऑफ टाइम ऑल ऑफ द हाइड्रोजन न्यूक्लियर, यानी जितने भी आपके हाइड्रोजन बचे थे आपके मतलब थे कंपेनियन स्टार के अंदर, वो कंबाइन हो जाते हैं और वेयर मतलब कंबाइन होकर आपके चेंज हो जाते हैं। द कंपनी स्टार वेयर कंज्यूम इन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन एंड इट कोलैप्स्ड। और उसका रिजल्ट क्या होता है, वो कोलैप्स कर जाता है आपका कंपनी स्टार और एक वॉलेंटली एक्सप्लोड कर जाता है, यानी फट जाता है, और उसी को हम प्रेजेंट टाइम में सुपरनोवा बोलते हैं, ठीक। फिर जो होता है क्या है, द वॉलेंट एक्सप्लोजन ऑफ द कंपेनियन स्टार रिजल्टेड इन द spread of enormous mass of dust which started revolving around the primitive sun। इन जो कंपेनी स्टार जो आपका एक्सप्लोड करता है उसका होता क्या है कि डस्ट फॉर्म में वो स्प्रेड हो जाते हैं, ये कह सकते हैं क्लाउड में आपके बन जाते हैं, एक्सप्लोड हो जाते हैं, और वो आपके सन के चारों प्रिमिटिव सन के चारों तरफ क्या बोलते हैं रिवॉल्व करने लगते हैं। हॉयल मेंटेन दैट व्हेन द कंपेनी स्टार वाज वॉलेंटली एक्सप्लोडेड the recoil of the gigantic stellar explosion threw the nucleus of the companion star out of the gravitational field of the primitive sun। यानी जो आपका सेंटर होता है क्या बोलते हैं कंपेनियन स्टार का, वो जब एक्सप्लोजन के होता है तो उसके रिकॉइल को जैसे कि कह सकते हैं वो बाहर फेंका जाता है आपका, या धक्का लग जाता है उसको एक तरह से कह सकते हो वो, और इतना तेज वो फोर्स रहता है उसका धक्का लगने का, रिकॉइल कह सकते हैं कि वो आपके प्रिमिटिव सन के क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाता है या आउट हो जाता है या दूर हो जाता है, ठीक। द गैसियस मैटर कमिंग आउट ड्यू टू वायलेंट एक्सप्लोजन ऑफ द कंपेनियन सुपरनोवा स्टार, एक मिनट, हाँ, चेंज इनटू अ सर्कुलर मूविंग डिस्क व्हिच स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड द प्रिमिटिव सन। थस द मैटर ऑफ द डिस्क बिकेम बिल्डिंग मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर प्लैनेट। तो एक बार मैं आपको इमेज से भी समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे जैसा कि बता चुका हूँ, एक सन था आपका प्रिमिटिव सन और एक आपका कंपेनियन स्टार होता है। तो होता क्या है कि आपका जो कंपेनियन स्टार होता है वो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से एक्सप्लोड कर जाता है, और जो एक्सप्लोजन से होता क्या कि उसको देखिए जब कोई भी चीज़ फटती है तो क्या बोलते हैं वो छोटे छोटे चीज़ में या कह सकते हैं धूल में कन्वर्ट हो जाती है। वो वही चीज़ आपका यहाँ पे भी होता है कि वो इनमें डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो आपके पूरी चारों तरफ एक्सप्लोड हो जाते हैं, और जो कुछ उसका सेंटर में जो हैवी एलिमेंट होते हैं, कुछ कह सकते हैं जो मेन मास होता है उसका, वो दूर चला जाता है, फेंका जाता है, और इतना दूर जाता है कि वो आपके सन के ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर चला जाता है, ठीक। और जो आपका गैसियस क्लाउड होता है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने लगता है, और रिवॉल्व करते करते होता है क्या है वो डिस्क शेप में आपका, जैसा कि ये आप शेप देख सकते हो, डिस्क शेप में कन्वर्ट हो जाता है, और यही डिस्क शेप में फिर रिवॉल्व करते करते जो आपको होता है जो ठंडे पड़ने लगते हैं इसके पार्टिकल, ठीक। इसके जो एटम होते हैं वो ठंडे पड़ने लगते हैं कंडेंसेशन की वजह से आपके बाकी प्लैनेट बनते हैं, ठीक। ये सिंपल आपकी ये हाइपोथेसिस थी। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ द अफोरसेड बिल्डिंग मटेरियल वेयर फॉर्म ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन ऑफ द कंपेनियन स्टार ऑफ सुपरनोवा। ये सब तो लिख देंगे आप एग्जाम में या समझ लेंगे, ये तो इजी दे रखा है।
It may be pointed out that the explosion of the companion star of supernova generated heat equivalent to 5 into 10 to power 9 डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ आपको ज़रूरी है जानने की, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होता, वो किसी भी नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं होता, उसके लिए चाहिए आपको बहुत ही ज़्यादा हीट। और यहाँ पे आप देख सकते हो उनके अकॉर्डिंग इतनी हीट जब जनरेट हुई थी तभी आपका न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ था, which was sufficient enough to start the process of nuclear fusion। ठीक, the intense heat and nuclear fusion became responsible for the formation of heavy element। जैसा कि मैं बता चुका हूँ न्यूक्लियर फ्यूजन में आपकी लाइटर एलिमेंट कंबाइन करके हैवी एलिमेंट फॉर्म करते हैं, जैसा कि आपका हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ठीक, in fact the degree of heat and pressure decide the level of heaviness of the element in the process। यानी कि अगर ज़्यादा हीट होगा, ज़्यादा प्रेशर होगा तो आपके ज़्यादा और हैवी एलिमेंट फॉर्म होंगे, ऐसा इनका कहना था। ठीक, द एक्सप्लोजन ऑफ द सुपरनोवा जनरेटेड इंटेंस हीट एंड प्रेशर विच फॉर्म्ड हैवी एलिमेंट ऑफ विच आवर प्रिमिटिव अर्थ वाज मेड। थस द प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम वेर फॉर्म्ड ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ द मैटर ऑफ द डिस्क of the matter thrown out of the supernova due to its violent explosion। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। It is thus obvious that planets of our solar system were not formed from the primitive sun but were formed from the heavy element which were formed from the matter thrown out of the supernova due to nuclear reaction and violent explosion। ठीक, अब आते हैं हम मेन चीज़ पे जो है आपका इवेल्युएशन। जो आपकी सुपरनोवा हाइपोथेसिस ये बेसिकली मदद करती है बेसिकली 3 बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जो कि आपकी टाइडल हाइपोथेसिस जेम्स जी ने दी थी उस समय से चली आ रही थी। पहला था आपका द प्रॉब्लम ऑफ ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, दूसरा था आपका द प्रॉब्लम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट, और तीसरा था आपका द प्रॉब्लम ऑफ हैवियर एलिमेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्लैनेट दैन द सन। हॉयल हैज ट्राइड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम थ्रू हिज सुपरनोवा कॉन्सेप्ट। ठीक, पहला आपका बेसिकली था कि ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड द सन। देखो यार कॉमन सी बात है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अगर मान लो ये सेंटर में आपका सन हो गया या आपका कंपेनियन स्टार हो गया, इसमें एक्सप्लोजन होता है और ये चारों तरफ घूमने लगता है, तो इसी से जो डस्ट पार्टिकल होते हैं घूमते हैं, इसी से आपके जो डस्ट पार्टिकल आपके घूमते हैं उसी से आपके सारे प्लैनेट बने हुए। तो जाहिर सी बात है उनके प्लैनेट जो होंगे उनकी डिस्टेंस कम होगी, और जब आपका सन होगा और प्लैनेट के बीच में डिस्टेंस होगी वो ज़्यादा होगी। फिर था आपका एंगुलर मोमेंटम का प्रॉब्लम। जब आपका एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोड होता है स्टार, तो उससे आपका जो उनके बीच में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो बहुत ही हाई हो जाता है। ठीक, फिर तीसरा था आपका द मटेरियल सिम। जाहिर सी बात है जब न्यूक्लियर फ्यूजन जब ज़्यादा है क्या बोलते हैं टेम्परेचर ज़्यादा था, तो जाहिर सी बात है और एक्सप्लोजन के बाद तो और टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा, उन पार्टिकल जो होंगे इनमें क्या बोलते हैं फ्रिक्शन लगेगा, वो टकराएंगे आपस में और हीट जनरेट होगा और न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। जैसा कि बता चुका हूँ ऊपर में लिखा था कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा हीट होगा, उतना ज़्यादा हैवियर एलिमेंट फॉर्म होंगे। तो अब आते हैं। ठीक, इफ द सुपरनोवा हाइपोथेसिस ऑन वन हैंड solve the intricate problem of the solar system, it fails to explain the peculiar arrangement of the planet on the basis of their size, similar direction of rotation, as well as plane of revolution and path of the planet, and lighter constituent element of the planet of the outer circle of our solar system on the other hand। चलिए भैया, हमने कहा कि चलिए सब आपकी बात हम मान लेते हैं, पर आप ये कैसे एक्सप्लेन करोगे कि जो हमारे प्रेजेंट टाइम में प्लैनेट हैं वो ऐसे कैसे होगा कि वो एक साइज पे बने, यानी पहले शुरुआत में बड़ा है, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे कैसे हो गया? इसका जवाब उनके पास नहीं था, कह सकते हैं उन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक, फिर था हमारा रोटेशन जो होते हैं सारे प्लैनेट को सिमिलर डायरेक्शन, ऐसे कैसे हो गया कुछ। ठीक, ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। प्लस आपका जो प्लैनेट का पाथ होता है वो भी सेम कैसे है वो भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। प्लस आपका जो लाइटर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं हमारे प्लैनेट के आउटर सर्कल के, इन देखो जैसा कि मैं बता चुका हमारा सोलर सिस्टम जो होता है वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका आउटर सर्कल के प्लैनेट, एक आपके इनर सर्कल के प्लैनेट।
इनर सर्कल में आपके बेसिकली हैवी एलिमेंट के प्लैनेट होते हैं और आउटर में अगर लाइटर एलिमेंट के प्लैनेट होते हैं। तो भैया अगर वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता उनमें सब हैवी एलिमेंट का फॉर्म होता, तो ऐसे कैसे हो गया कि बाहर के जो प्लैनेट हैं वो आपके लाइट रहेगा और जो अंदर के प्लैनेट है वो हैवी रहेगा? इसका जवाब भी कह सकते हैं इनके पास नहीं था या इन्होंने दिया नहीं। ठीक, तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मैं आप लोगों को इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ाऊँगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप सुझाव देना चाहते हैं, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं इस चैनल के रिगार्डिंग, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।